नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतें तभी स्थिर हो सकती हैं जब ईरान के तेल निर्यात पर आर्थिक और सैन्य दबाव समाप्त किया जाए। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि ईरान के तेल निर्यात पर रोक लगाकर दूसरों के लिए मुफ्त सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि विकल्प स्पष्ट है, या तो सभी के लिए एक मुक्त तेल बाजार या सभी के लिए भारी लागत का जोखिम। ईरान और अमेरिका के बीच जारी गतिरोध के कारण टैंकरों को हॉर्मुज से गुजरने से रोके जाने की वजह से शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। जापान के उत्तरी इलाके में एक बार फिर से विनाशकारी भूकंप ने सभी को डरा के रख दिया है, जिस कारण सुनामी का खतरा भी मंडरा रहा है। सोमवार दोपहर करीब 4:53 पर और भारतीय समय अनुसार दोपहर लगभग 1:23 पर सामुद्रिक तट के पास समुद्र के अंदर शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का तीव्रता इतनी अधिक थी कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने तुरंत तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 7.4 डिग्री दर्ज की गई और भूकंप का केंद्र समुद्र तल से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर था। कम गहराई पर केंद्र होने के कारण भूकंप के झटके काफी तेज थे और इसमें समुद्र की लहरों में हलचल पैदा होने का खतरा बढ़ गया। भूकंप के बाद जापानी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की तत्काल खबर नहीं है, लेकिन सुनामी के खतरे को देखते हुए अगले कुछ घंटे बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं। भारत यूके रक्षा संबंधों को नई मजबूती देने के लिए सीडीएस अनिल पहली बार आधिकारिक दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। इस यात्रा में प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग और संयुक्त सैन्य साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। यह किसी भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पहला आधिकारिक यूके दौरा है, इसलिए इसे ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई है, जहां जनरल चौहान का स्वागत ब्रिटेन के रक्षा प्रमुख करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य और कूटनीतिक बैठकें होंगी, जिसमें रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वे ब्रिटेन की रक्षा कंपनी और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, ताकि कई नई तकनीकें, इनोवेशन और रक्षा उत्पादन में साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। रामनगर क्षेत्र में बस के खाई में गिरने के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सोमवार सुबह रामनगर क्षेत्र के कागोट गांव के पास हुआ था, जब एक यात्री बस पहाड़ी सड़क पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। बस एक दूरदराज के गाँव से उधमपुर की ओर जा रही थी, तभी एक मोड़ पर चालक का नियंत्रण खो गया और वाहन खाई में जा गिरा। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। प्रशासन और पुलिस की टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों के मुताबिक हादसे के कारणों की जांच जारी है। इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान के बालोतरा जिले स्थित पचपदरा रिफाइनरी में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना ऐसे समय सामने है जब अगले ही दिन 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के उद्घाटन का कार्यक्रम निर्धारित है। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और रिफाइनरी प्रबंधन में हलचल तेज हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग रिफाइनरी के एक प्रोसेसिंग यूनिट में लगी। घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग किस कारण से लगी, इसका अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। तकनीकी टीम और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करने और कारणों की जांच में जुटी हुई हैं। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया। धुएं का बड़ा गुब्बारा आसमान में उठता दिखाई दिया, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस रिफाइनरी का औपचारिक उद्घाटन किया जाना था। ऐसे में आग लगने की इस घटना ने प्रशासन और प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि इस हादसे का उद्घाटन कार्यक्रम पर भी असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान हुंकार भरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने मेदिनीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और टीएमसी को जमकर कोसा और जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्हें नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में विपक्षी दलों के रुख को लेकर कहा कि महिलाएं इन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन ने 60 साल से ज्यादा भारत पर राज किया, लेकिन उनके पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई एजेंडा नहीं था। ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के बंगाल दौरे के दौरान
प्रोटोकॉल तोड़ा और उनका अपमान किया। भारत के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु की सियासत चुनावी उबाल पर है और सत्ता की जंग अब खुली टक्कर में बदल चुकी है। मतदान की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी की रैली से भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। गांधी ने कहा कि अनाथमूर्ख का नेतृत्व भ्रष्टाचार के कारण भाजपा के सामने समर्पण कर चुका है। कन्याकुमारी की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अनाथमूर्ख अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश का माध्यम बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्रविड़ विचारधारा से नफरत करता है और तमिलनाडु पर शासन करना चाहता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु का शासन यहां के लोगों के हाथ में होना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले पूरे कश्मीरी घाटी के पर्यटकों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश दिए गए हैं और अधिकारियों के मुताबिक 22 अप्रैल को होने वाली बरसी के मद्देनजर सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को वैसन मैदान में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों द्वारा किया गया था और इस आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले कश्मीर भर के टूरिस्ट जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाम आतंकी हमले की बरसी से एक दिन पहले खासकर टूरिस्ट जगहों के आसपास किसी भी संभावित विध्वंसक गतिविधि के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि एक फुल प्रूफ सुरक्षा प्लान के बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर तैयारी मीटिंग की गई है, जबकि सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में इन इंतजामों का रिव्यू किया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत अब और तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मुद्दे पर 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है और आज सोमवार को इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया। विधानमंडल के विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित करना और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाना है। 30 अप्रैल को योगी सरकार विधानमंडल में महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और इसके साथ ही विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश करेगी। इस सत्र में विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश करने की भी चर्चा की जा रही है और इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिल सकती है। कुरुक्षेत्र में आज दिल दहला देने वाली घटना सामने, जहां पूरे परिवार ने फांसी लगाकर जान दे दी है। मृतकों में पति पत्नी और उनकी 3 साल की छोटी बेटी शामिल है। पुलिस के मुताबिक बेटी की गंभीर बीमारी को लेकर परिवार काफी परेशान था और इसी तनाव में माता पिता ने बच्ची के साथ फांसी लगा ली। पुलिस को सूचना मिली कि प्रेमनगर कॉलोनी में एक घर में 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, देखा तो पति पत्नी और उनकी 3 साल की बच्ची फांसी पर लटक रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।